हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलिप्स के क्वेश्चंस करे थे, नॉर्मल्स के, टेंजेंट्स के, सारे क्वेश्चंस मिक्स करके करे थे। आज हम इलिप्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इफ़ टाइम परमिट्स तो हाइपरबोला भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इलिप्स का क्वेश्चन लिखो। इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 5x square plus 6xy plus 5y square is equal to 8 is। ऑप्शंस हैं 1/√2, √3/2, √2/3, 1/√3। सॉरी, तो ये जो इक्वेशन है ये देखकर आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन नहीं है। ये x² + a² + y² और b² के फॉर्म में नहीं है और ना ही ये शिफ्टिंग से रिलेटेड है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से भी रिलेटेड नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रोटेटेड एक्सिस वाला इलिप्स है। अभी अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे कैपिटल X कैपिटल Y का यूज करना पड़ेगा, जो आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस में पढ़ा होगा कि जैसे हमने x = यूज करा था x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड y = x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इसका सिचुएशन क्या था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये स्मॉल x स्मॉल y और हमने थीटा एंगल से रोटेट करा था सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y अगर है तो जैसे मैंने कोई पॉइंट P लिया तो x, y लेंगे तो ये आएगा ना, ये जो डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y। और इधर देखो, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये कैपिटल X हो गया और ये कैपिटल Y। तो ये स्मॉल x स्मॉल y, ये कैपिटल X कैपिटल Y और ये रिलेशन है ना, रोटेशन ऑफ एक्सिस का। क्लियर है? जैसे मैंने कोई x, y पॉइंट लिया तो ये स्मॉल y ये स्मॉल x, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इसको कैपिटल X कैपिटल Y में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सो दैट वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल X² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, तो मुझे साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि इसमें कैपिटल XY वाला कोई टर्म नहीं होगा। तो द मोमेंट हम ये यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे कैपिटल X कैपिटल Y में, तो कैपिटल XY का कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे, तो उससे वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में? मुझे इसेंट्रिसिटी निकालना है तो मुझे कैपिटल X कैपिटल Y में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा और इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। स्मॉल x स्मॉल y का जो कैपिटल XY के साथ रिलेशन है इसको यूज करेंगे वहाँ पे एंड कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल XY को 0 करेंगे, सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल X² डिवाइडेड बाई a² प्लस कैपिटल Y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। तो करते हैं वैसा। सो 5 इंटू x cos थीटा माइनस y sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू x cos थीटा माइनस y sin थीटा इंटू x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस 5x sin थीटा प्लस y cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कर लिया सब? सो दिस इज 5x² cos² थीटा प्लस y² sin² थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा प्लस 6, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो x² cos थीटा sin थीटा, x² cos थीटा sin थीटा प्लस xy cos² थीटा माइनस xy sin² थीटा माइनस y² sin थीटा cos थीटा प्लस 5, इसका देख लो x² sin² थीटा प्लस y² cos² थीटा प्लस 2xy sin थीटा cos थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूँगा ना, जितने भी XY वाले टर्म्स हैं ना उनको मैं सेग्रीगेट करूँगा, एक जगह पे इकट्ठा करूँगा। तो देखो XY वाले टर्म यहाँ पे हैं,
एक्स वाई का टर्म ये है और इधर भी एक्स वाई का टर्म है, ठीक है। तो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स को मुझे जीरो करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्यों जीरो करना है एक्स वाई के टर्म को? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट को जीरो करना है सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है देखो, 5 इंटू -2 -10 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और यहाँ पे देखो क्या है 2x साइन थीटा कॉस थीटा, तो 10 साइन थीटा कॉस थीटा, 10 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है ना ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो अब इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिख रहे हो तो यहाँ पे एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो ये पार्ट जीरो कर दो, दिस पार्ट इज जीरो, तो ये कैंसिल हो गया। तो 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 45 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/4। तो प्लस भी और माइनस भी दोनों हो सकता है। बट देखो हमें इस बात से मतलब है कि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, अभी +45 लें या -45 लें, हमारा इसके फॉर्म में जब आएगा एसेंट्रिसिटी सेम ही रहेगी। आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ मतलब रोटेट करो या क्लॉकवाइज रोटेट करो, आपको दोनों ही केस में एक्स वाई का टर्म जीरो मिलेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ +45 यूज करता हूँ। तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा? स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई √2 एंड स्मॉल वाई इज कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई √2। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यूज करा मैंने। अब इसको अगर मान लो मैंने यहाँ पे पुट करा तो अपने आप एक्स वाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट जीरो आएगा कैपिटल एक्स वाई का, और फाइनल जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। तो देखो कन्वर्ट करके आप, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप ये इक्वेशन यूज करके जो रोटेशन वाला हमारा रिलेशन था ना स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का, उसको यूज करोगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में और एक्स वाई का कोएफिशिएंट कैपिटल एक्स वाई का कोएफिशिएंट जीरो कर लोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। देखो कैसे, 5 इंटू कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई √2 होल स्क्वायर, 6 इंटू कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई √2 तो कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई √2 प्लस 5 इंटू कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई √2 होल स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy प्लस ये 6/2 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर है ये? तो फाइनली क्या आएगा? तो ये फाइनली आएगा 2x स्क्वायर, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। सो 8x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो आप। अभी इसमें बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, बी ग्रेटर देन ए है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, दैट इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू √3/2, √3/2। तो ये वाला ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है? तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जब भी हमें एक्स वाई का टर्म वाला इक्वेशन मिलेगा इस टाइप का, तो हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग रोटेशन का जो रिलेशन है, थीटा एंगल से जो आपने रोटेट करा है। और हमने जो यूज करा था रिलेशन, उसमें थीटा को हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, तो पॉजिटिव एंगल आने से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, माइनस आएगा तो मतलब क्लॉकवाइज जाएगा। मैंने पॉजिटिव एंगल लिया, लास्ट में जो थीटा हमारा 45 डिग्री कैसे आया? थीटा 45 डिग्री आया क्योंकि हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को जब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट करा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपिटल एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, तो हमने कैपिटल एक्स वाई के कोएफिशिएंट को जीरो करा, उससे हमें थीटा का वैल्यू 45 मिला और -45 मैंने थीटा 45 यूज करा एंटी क्लॉकवाइज और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकाल कर इसमें पुट करा।
अब इसमें पुट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन है ऑब्वियसली उसमें कैपिटल एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल एक्स वाई का कोएफिशिएंट को जीरो करके ही तो थीटा निकला था, तो वो नहीं आएगा और फाइनली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है। तो अभी इलिप्स का जो देखो स्मॉल एक्स वाई हो या कैपिटल एक्स वाई हो, इलिप्स का शेप, इलिप्स का साइज सब कुछ सेम रहेगा, बस हमारा देखने का नजरिया चेंज होता है। एक बार हम स्मॉल एक्स वाई से देख रहे हैं, एक बार कैपिटल एक्स वाई से। तो जब हम कैपिटल एक्स वाई से देख रहे हैं तो ये इक्वेशन है, तो इसेंट्रिसिटी निकाल लो। इसेंट्रिसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्मॉल एक्स वाई या कैपिटल एक्स वाई से देखने से आपका डिफरेंस लेवल चेंज होने से इसेंट्रिसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या है, वो रेशियो ऑफ लेंथ है। तो हम स्मॉल एक्स वाई से देखें या कैपिटल एक्स वाई से देखें, किसी भी फॉर्म में इक्वेशन लिखें इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी। तो ये हमें कन्वीनियंट है, ये वाला फॉर्म आ जाने से हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उस फॉर्म में हम इसेंट्रिसिटी का डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो क्लियर है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक्स वाई का टर्म कंटेन करेगा तो आप प्रोसेस समझ चुके हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइन टू एक्स प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 and the ellipse x square by 18 plus y square by 8 is equal to 1 is। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है हमें इस लाइन की इस इलिप्स से। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे ना क्या ये लाइन टेंजेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लाइन टेंजेंट होगा इलिप्स पे तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और अगर ये टेंजेंट नहीं हुआ तो फिर हम कोशिश करेंगे जो हमारा बेसिक फंडामेंटल रूल है मिनिमम डिस्टेंस के लिए कॉमन नॉर्मल, तो कॉमन नॉर्मल वाले डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये टेंजेंट तो नहीं है इस पर, तो इसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो -2/3x और ये उधर जाएगा -2x -1 तो -1/3, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। फॉर टेंजेंसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज वॉट 1/9, ए स्क्वायर इज वॉट यहाँ पे 18 है, तो पहले LHS RHS से करो। LHS इज वॉट 1/9, RHS क्या है, तो RHS इज 18 इंटू एम स्क्वायर 4/9 प्लस बी स्क्वायर इज 8 प्लस 8 16। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये टेंजेंट नहीं है ना। चेक कर लो आप, ए स्क्वायर इज 18 एंड एम स्क्वायर इज वॉट, एम स्क्वायर इज 4/9, तो 4/9 है तो ये 8 प्लस 8 16 हो गया, तो LHS 1/9 है, RHS 16 है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर है, तो ये टेंजेंट नहीं है। अब अगर ये टेंजेंट नहीं है तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जैसे मान लो कोई इलिप्स है और ये मान लो कोई लाइन है -2/3, तो नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट मान लो ऐसा है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये मान लो y इज इक्वल टू -2/3x नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। तो मुझे जो कॉमन नॉर्मल मिलेगा ना ऐसा, ये जैसे मान लो कोई टेंजेंट है जो इसके पैरेलल हो, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये कॉमन नॉर्मल, ये जो 90 डिग्री ले रहे हो और ये 90 डिग्री, तो कॉमन नॉर्मल इज मिनिमम डिस्टेंस PQ। कॉमन नॉर्मल इज द मिनिमम डिस्टेंस PQ। तो ये कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम ये वाले लाइन की इक्वेशन जान रही है तो अगर Q पॉइंट कैलकुलेट कर लें, Q पॉइंट मिल जाएगा तो ये टेंजेंट आ जाएगा और ये लाइन पता है तो हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो Q पॉइंट के लिए क्या करोगे, हमें नॉर्मल का स्लोप पता है ना, मान लो हमने इसको a cos थीटा b sin थीटा लिया,
तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है ना, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, एम टी। तो उधर लेकर जाओगे माइनस कॉस थीटा बाई ए, तो बी बाई ए माइनस साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ए बाई बी टेन थीटा, ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका माइनस 2/3 स्लोप है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा 3/2। दैट इम्प्लाइज ये 3/2 हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल लाइन है तो ये स्लोप क्या हो जाएगा 3/2। तो ए कितना है, ए इज वॉट, तो ए इज √18, बी इज √8। तो मैं यहाँ पुट करके थीटा निकालता हूँ, तो √18 इज वॉट 3√2, बी 2√2 tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 कैंसिल, √2 कैंसिल, तो tan थीटा 1 आ गया। तो tan थीटा 1 आ गया तो थीटा को मैंने π/4 ले लिया। तो थीटा π/4 होने से मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, है ना। लेकिन अभी देखो ये लाइन इधर है, तो ये वाला जो एंगल होगा tan थीटा 1 जो है ना, तो थीटा π/4 भी हो सकता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है पाई प्लस π/4, 5π/4 भी हो सकता है। क्लियर है ये बात, क्योंकि देखो इसेंट्रिक एंगल ये जो tan इधर जैसे तुम लाइन देख रहे हो ये -2/3 इंटू एक्स -1/3, तो ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये टेंजेंट भी थर्ड में होगा। तो वो थीटा क्या आएगा 5π/4 आएगा। तो थीटा अगर 5π/4 आएगा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ना क्यू का कोऑर्डिनेट, तो क्यू का कोऑर्डिनेट लिख लो √18 इंटू कॉस 5π/4 कॉमा बी क्या होगा, b इज √8 साइन π/4। तो ये वाला पॉइंट आप निकाल लो, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, √18 इज वॉट 3√2 एंड cos 5π/4, cos 5π/4 इज पाई प्लस π/4 -1/√2, तो -1/√2 और 3√2 तो -3, और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आएगा, तो √8 और साइन पाई प्लस π/4 -1/√2, तो 2√2 है तो -2, ये पॉइंट हो गया। तो अगर ये पॉइंट हो गया तो अपना जो टेंजेंट का इक्वेशन है ना, तो अपना ये डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे यहाँ पे, अब तो x(1) वाला भी पुट कर सकते हो। तो टेंजेंट का इक्वेशन -3x, जैसे मैंने टेंजेंट के लिए अगर x(1/a² प्लस y(y1/b² 1 करा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -3x/18 -2y/8 इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट हो जाएगा x/6 प्लस y/4 इज इक्वल टू -1। That implies 4x प्लस 6y इज इक्वल टू -24। तो अगर मैं 2 से करूँ तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -12, तो +12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इस टेंजेंट का इक्वेशन, है ना, 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अभी इन दोनों टेंजेंट का अगर हम ये वाले टेंजेंट को उसी फॉर्म में लिखो, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम मिलेंगे, फिर 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों टेंजेंट का बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो PQ आ जाएगा C1 माइनस C2 बाई √a² प्लस b²। इन दोनों का देखो a और b सेम है, a 2 है b 3 है, इसका C2 12 है, इधर देखो a 2 है b 3 है और C1 1 है। इन दोनों के लिए डिस्टेंस अगर ये करेंगे तो C1 माइनस C2 क्या हो जाएगा, तो -11 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², तो 4 + 9 13, है ना, ऐसा हो गया। तो 11/√13, 11/√13 आंसर होगा। क्लियर है, 2x प्लस 3y प्लस 1 एंड 2x प्लस 3y प्लस 12, ये दोनों एक ही तरफ आएंगे ना, 2x प्लस 3y प्लस 12 एंड 2x प्लस 3y प्लस 1 बिटवीन द लाइन एंड द इलिप्स। ठीक है, तो ये वाला लाइन, ऐसे तो हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि ये जो लाइन है, अभी हमारा जो टेंजेंट आ रहा है 2x प्लस 3y प्लस 12 आ रहा है, तो टेंजेंट मुझे इससे पीछे दिख रहा है। फिर से एक बार चेक कर लो इसको, तो x/-6,
तो ये क्वेश्चन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड द एलिप्स x स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे ना, मिनिमम डिस्टेंस के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, आपको कॉमन नॉर्मल निकालना होता है। लेकिन कॉमन नॉर्मल निकालने के पहले भी एक चेक होता है। वो चेक ये होता है कि अगर ये लाइन कोई भी कर्व हो, उस कर्व को कट कर दे या उस पर टेंजेंट हो तो मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब कर्व को कट कर दिया या टेंजेंट, अब तो आप देख रहे हो कि दोनों पॉइंट कॉमन हो गए ना, कर्व के और उस लाइन के, तो मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इस लाइन को चेक करो कि वो इस इलिप्स को कट कर रहा है या टच कर रहा है। अगर कट और टच नहीं करेगा देन हम कॉमन नॉर्मल ट्राई करेंगे। तो पहले आप लिखो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x बाई 3 माइनस 1 बाई 3। तो अभी अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस y को आप पुट कर लो माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और 3 9 हो जाएगा स्क्वायर करने से 72 फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चेक कर रहे हैं, चेक फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ दिस लाइन, है ना। तो ये 4x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72। सो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 72। सो 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 71 इज इक्वल टू 0। सो इसका d देखो, d इज वॉट 16 प्लस 4 इंटू 71 इंटू 8। ये d क्या है? पॉजिटिव है। तो d अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? लाइन इलिप्स को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। हेंस टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। मतलब ये क्या है ना कि इलिप्स को लाइन कट कर रहा है। ये जो इलिप्स है इसको ये लाइन कट कर रहा है, नेगेटिव है ना, तो आप ऐसा ड्रॉ कर लो, ऐसा कट कर रहा है ये। तो ऑब्वियसली मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हमेशा समझो कि जब भी लाइन और इलिप्स का मिनिमम डिस्टेंस या लाइन और किसी भी कर्व का मिनिमम डिस्टेंस चेक करने के लिए आएगा तो आप पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए चेक कर लोगे। डी पॉजिटिव आने का मतलब है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, डी जीरो आने का मतलब वो टेंजेंट है लाइन, और डी लेस देन जीरो आएगा तब हम कॉमन नॉर्मल करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। तो आंसर इज जीरो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन है ए एंड बी आर द ends of the major and minor axis respectively. Major and minor axis respectively of the ellipse थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 24. The line joining A and B, the line joining A and B, the line joining A and B intersect the auxiliary circle
at L, at capital L. Then the area of triangle ALC, then the area of triangle ALC, where C is the center of the ellipse, where C is the center of the ellipse is. ऑप्शन है ऑप्शन ए 48/7, ऑप्शन बी 16/7, ऑप्शन सी 7 and option D 8√3/7. So A and B are the ends of the major and minor axis respective to the ellipse. ellipse को आप ड्रॉ कर लो and the line joining A and B intersect the auxiliary circle at L. तो ये ऐसा दिखेगा, ये जो ellipse है और ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है। तो ए को मान लो मेजर एक्सिस का ये पॉइंट और ये बी, तो ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस। ये ए डैश ले लो, ये बी डैश ले लो, बेटर ये रहेगा बी को अंदर लिख लो, ठीक है। अभी द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इंटरसेक्ट द ऑक्सिलरी सर्कल एट एल, तो इसको जो ज्वाइन कर रहा है ना ये इधर एल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको एल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड सी इज द सेंटर, तो हमें इसका एरिया निकालना है, ए एल सी का, हमें ए एल सी का एरिया निकालना है, ए एल सी का एरिया। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल सी, और सी क्या है 0 0। तो सोचो आप कैसे करोगे इसको। अभी एरिया निकालने के लिए तो आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें एक साथ आएंगे कि ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो पहले एल के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से ए और बी से ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख लो तो ए और बी निकल जाएगा ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, एलिप्स इज x²/8, 24 से डिवाइड कर लो, y²/6 = 1। सो दिस पॉइंट इज √8, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, √6। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लो और इस स्ट्रेट लाइन से ये सॉल्व कर लो, 3 पॉइंट आएंगे तो ट्रायंगल का एरिया एनीवे डिटरमिनेंट से निकल जाएगा, 3 पॉइंट फॉर्म। लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि आप और सिंपल सोचो। इसलिए सिंपल सोचो क्योंकि ट्रायंगल का एरिया का बहुत सारा तरीका होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एक आपने ट्रायंगल का एरिया ये भी देखा होगा कि जैसे ट्रायंगल है ABC, तो ये A, ये B, ये C, ये एंगल A है, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ BC साइन A इज इक्वल टू हाफ AB साइन C, ऐसा भी होता है हाफ AC साइन B। फिर ट्रायंगल का एरिया आपने देखा होगा परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाफ इंटू, या अगर परपेंडिकुलर है तो P इंटू A, मतलब बहुत सारे फॉर्म होते हैं ट्रायंगल के एरिया के। या फिर आपका जो डिटरमिनेंट वाला फॉर्म है, या फिर √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जिसमें हम सेमी पेरीमीटर का यूज करते हैं। तो कौन सा सुटेबल होगा यहाँ पे जिसमें हम जल्दी सॉल्व कर पाए? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ अगर हम देखें तो ये लेंथ √8 है ना, जो रेडियस है, तो ये भी लेंथ √8 होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हाफ BC साइन है, ये वाला फॉर्मूला से अगर आप देखो तो आपको सिर्फ ये एंगल निकालनी है, ये वाला एंगल। तो क्या ये वाला एंगल निकल सकता है? ये हम एंगल निकाल सकते हैं आसानी से? ये जरा सोच कर देखो। अगर हमने ये एंगल निकाल लिया हाफ इंटू √8 इंटू √8 इंटू थीटा, तो आसानी से काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, कोई हमारे पास टेक्निक है कि हम इस एंगल थीटा को निकालें? आप थोड़ी देर सोच कर देखो, क्योंकि हमारे पास देखो ये एलिप्स की इक्वेशन है और बस ये है कि ये जो AB है इसको L पे कट कर रहा है। तो क्या ये थीटा निकालने के लिए कुछ हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे जिसकी वजह से हम थीटा निकाल ले तो हाफ इंटू √8 इंटू √8 इंटू साइन थीटा हम तुरंत कर सकते हैं फिर? तो आप इसको सोच कर देखो। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, ये वाली लेंथ में निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये थीटा निकलना चाहिए। तो कैसे निकलेगा ये थीटा?
सोच कर देखिए। ये लेंथ हमें पता है √6, मतलब BC की जो लेंथ है वो √6 है और AC की लेंथ क्या है, √8 है। तो हमें ये थीटा चाहिए। साइन रूल अगर आप लगाओगे तो आपको दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू √8 अपॉन दिस एंगल इज इक्वल टू √8 अपॉन दिस एंगल, ये ऐसा आएगा। तो ये जो है, ये वाला एंगल जो है ना, ये अल्फा है मान लो, और ये अगर अल्फा है तो क्या ये थीटा का कुछ कोरिलेशन आएगा उसके साथ? अभी ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल अल्फा भी आप निकाल सकते हो क्या? ऐसा कुछ हमारे पास अरेंजमेंट है कि हम ये अल्फा अल्फा निकालें, क्योंकि थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं अल्फा? तो आप देखो कि ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं अल्फा, क्योंकि ये √6 है और ये √8 है, तो ये अल्फा निकल जाएगा। क्यों? tan अल्फा की जो वैल्यू है ना, tan अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं √6 डिवाइडेड बाई √8। तो √6 क्या होता है, √3 इंटू √2, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2√2। तो √2 कैंसिल, √3/2। तो ये अल्फा आप देखो 60 डिग्री आ गया, पाई बाई √3/2 है, सॉरी 60 डिग्री नहीं बोल सकते, √3 होने से 60 होता। तो tan अल्फा √3/2 आ गया। ठीक है, तो tan अल्फा अगर हमें मिल गया, हमें थीटा पता ना, थीटा इज व्हाट, पाई माइनस 2 अल्फा, तो उसका यूज हो जाएगा। tan अल्फा √3/2 इज नॉट अ नोन एंगल। तो मैंने क्या बोला कि ये अल्फा आपका निकल जा रहा है ना इससे, तो डिलीट हो जाएगा। आप देखो एक स्टेप में एरिया आ जाएगा। कैसे? अगर हम एरिया का फॉर्मूला ये वाला यूज करें, हाफ इंटू BC इंटू साइन ए, ऐसे तो निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं आपके पास एरिया, लेकिन मैं इस टेक्निक से इसलिए बोल रहा हूँ आपको, इसलिए आपको सोचने के लिए बोला कि देखो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ALC इज इक्वल टू हाफ इंटू √8 इंटू √8 साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ 8/2 साइन पाई माइनस 2 अल्फा, सो 4 साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का ना tan अल्फा के साथ रिलेशन होता है। क्या होता है? साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो पुट कर दो, सो 4 इंटू 2 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस 3/4। तो अभी अगर आप इसको देखो तो फाइनली जो आपका आंसर आता है एरिया का, इसको सिंप्लीफाई करने से वो आएगा डेल्टा इज इक्वल टू 4√3 और ये 7/4, तो 16√3/7। तो ये ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो गया 16√3/7। तो हमने इसमें क्या यूज करा, हमने इसमें यूज करा हाफ इंटू दिस साइड इंटू साइन थीटा, और थीटा क्या है, पाई माइनस 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा के लिए हमने क्या करा 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा हमने कैसा निकाला था, tan अल्फा हमने निकाला था ट्रायंगल CBA से, BC डिवाइडेड बाई AC। क्लियर है? तो एक बार tan अल्फा निकल गया तो साइन अल्फा तो आप फॉर्मूले से यूज कर लोगे ना, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये दोनों एंगल समझ रहे हो सेम है, और आपने इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल BCA से उसको कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन और ले लो। Let P1 नहीं, PI and PI dash be the fit of perpendiculars drawn from the foci S and S dash on a tangent TI to an ellipse whose length of
whose length of semi major axis is 20 if summation I equal to 1 to 10 SPI into S dash PI dash is equal to 2560, then the value of eccentricity is ऑप्शन है A 1/5, B 2/5, C 3/5 एंड D 4/5। ठीक है, तो इसमें देखो आपको देख कर ही अंदाजा लगेगा ना कि ये जो SPI इंटू एस डैश PI डैश है ना, ये दोनों फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट है। ये एक फोकस है, ये दूसरे फोकस से परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट है। और एक प्रॉपर्टी हमने एलिप्स में डिस्कस करा था कि किसी भी टेंजेंट पे, ये टेंजेंट है और ये S है, ये S डैश है, तो ये जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ना, तो P1 और ये P2, तो P1 इंटू P2 क्या होगा? P1 इंटू P2 इज इक्वल टू B स्क्वायर। ये 0, B है तो ये A, 0 अगर A ग्रेटर देन B है तो यहाँ पे देखो सेमी मेजर एक्सिस 20 है, कुछ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, आई थिंक ये सेमी मेजर एक्सिस है या सेमी माइनर एक्सिस, चेक कर लेना चाहिए क्योंकि B की वैल्यू सेमी माइनर होती है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सेमी मेजर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेट PI and PI dash be the feet of perpendicular drawn from the focus S and S dash on tangent TI on an ellipse whose length of semi major axis is 20। हाँ, तो वो आपको A का वैल्यू गिवन है। सेमी मेजर एक्सिस मतलब अगर मैं A ग्रेटर देन B ले रहा हूँ, इफ़ A ग्रेटर देन B डेट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 20 है। तो अभी यहाँ से देखो ये 10 है, I 1 to 10 है, तो ऐसे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें? 10। तो SP1 S डैश P1 डैश प्लस SP2 S डैश P डैश 2, ये जो समेशन है ना, ये हमारा 10 टर्म्स होगा। SP3 S डैश P3 डैश अप टू 10 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 2560। अब ईच टर्म जो है ना, अगर देखो PI and PI dash be the feet of perpendicular drawn from the foci S and S dash on tangent TI, तो टेंजेंट अपने 10 है। I इक्वल टू 1 to 10 मतलब कितने टेंजेंट्स है? टोटल 10 टेंजेंट्स है, तो सबके B स्क्वायर आएंगे ना, ये हर एक टेंजेंट पे जो प्रोडक्ट है वो B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर करके 10B स्क्वायर आपका क्या आएगा? 2560। सो B स्क्वायर इज 256, डेट इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 16, या B स्क्वायर का ही यूज होगा। अभी A आपका 20 है, तो A स्क्वायर क्या है? 400। सो इसेंट्रिसिटी इज व्हाट? B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, डेट इम्प्लाइज 256 इज इक्वल टू 400 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। So 256 by 400 is equal to 1 minus E square. That implies E square is equal to 1 minus 256 by 400. So 144 by 400. So E is equal to 12 by 20. तो 12 by 20 है, तो ये 4345, 3 by 5। E की वैल्यू क्या आएगी? 3 by 5। तो क्लियर है? आपको हमेशा ये याद रखना है कि P1 इंटू P2 B स्क्वायर होता है, और यहाँ पे टेंजेंट TI है, तो I इक्वल टू 1 to 10 के लिए कितने टेंजेंट्स हुए? 10 डिफरेंट टेंजेंट्स, और सब में अगर ये फॉर्मूला यूज करो P1 P2, ये एक फोकस से परपेंडिकुलर, ये दूसरे फोकस से परपेंडिकुलर, तो ये P1 इंटू P2 कितनी बार आ रहा है? 10 टाइम्स डिफरेंट टेंजेंट पे। सो 10B स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो B 16 हो गया। अब यह फॉर्मूला लगा लो, तो E की वैल्यू 3 by 5। तो अब इलिप्स के क्वेश्चन ट्राई करो जितने ज़्यादा हो सके, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्ली मैं हाइपरबोला बताऊंगा आपको। थैंक यू।